हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू जेवीज आईएएस। तो गाइज इस सीरीज में प्रीलिम्स 2023 को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स और स्टैटिक पॉलिटी के एमसीक्यूज और बाकी सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज भी बाकी के टीचर्स हमारे लेके आएंगे। तो कोशिश ये है कि टारगेट 2023 सीरीज के तहत एमसीक्यूज के मीडियम से आपकी रिवीजन में आपकी हेल्प करी जाए। राइट, तो एवरी डे स्टेट लेजिस्लेचर, यूनियन पार्लियामेंट, गवर्नर, इमरजेंसी, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, तो इन सभी एमसीक्यूज को हम कवर करेंगे। बीच बीच में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी रहेंगे और ट्रिक्स रहेंगी, और कैसे क्वेश्चन को रीड करना है, कैसे आपको सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, ये सब चीजें हम इन एमसीक्यू सीरीज में आप सभी को समझाएंगे। तो you can take immense benefit from this series provided you are regular, provided you are revising things and then attending this series। 15-20 मिनट का जो भी इसमें लेक्चर रहेगा, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप पहले उस टॉपिक को रिवाइज कर लें, उसके बाद उस प्लेलिस्ट में से उस वीडियो को आप सुने। तो आगे बढ़ते हैं एमसीक्यू सीरीज के साथ हमारी। सो गाइज, आगे बढ़ने से पहले ये बताना चाहूंगा कि जेवीज आईएएस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें जो फ्री मॉक टेस्ट दे रखे हैं, आने वाले टाइम में ऑल इंडिया मॉक टेस्ट और भी रहेंगे 2023, 2024 जो भी आगे ईयर्स आते जा रहे हैं। और इस पे बाकी के भी जो फीचर्स हैं फ्री के, जो भी करंट अफेयर्स के आर्टिकल्स वगैरह, खासकर पॉलिटी, इकोनॉमी और करंट अफेयर्स जो मैं अपलोड करूंगा, जिसमें कि हम जेवीज आर्टिकुलेट या फिर जेवीज के जो रेकनर्स रहते हैं, रेकनर्स मींस रिवीजन के लिए जो आप पीटी रेकनर्स डाउनलोड कर सकते हो, आने वाले टाइम में वो भी अपलोड करे जाएंगे। 15 से 20 पेजेस का हैंडआउट रहेगा जो कि आपको हेल्प करेगा लास्ट मिनट रिवीजन में। इंडिया के नेशनल पार्क्स, आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स न्यूज में थे, उसके ऊपर एक ब्रीफ राइटअप आपके लिए रहेगा। तो इसके साथ साथ जेवीज वेबसाइट पे भी आप कोर्सेज अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ब्राउज कर सकते हो। हम लोग नॉमिनल प्राइस पे भी ऑनलाइन कोर्सेज कुछ लेके आ रहे हैं। एमसीक्यूज, जैसा कि मैं काफ़ी टाइम पे डेली न्यूज़ एनालिसिस में कहते हुए आ रहा था, तो एमसीक्यूज आर हेयर नाउ। लाइकवाइज अदर फीचर्स वुड बी रोल्ड आउट इन द कमिंग डेज। एंड कोई भी कोर्स, कोई भी क्लास, कोई भी फ्री यूट्यूब वीडियो रहेगा तो वो बायलिंगुअल रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। सरल सी इजी लैंग्वेज, इजी टू अंडरस्टैंड ल्यूसिड लैंग्वेज में मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा और बाकी के टीचर्स भी सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। तो आज के जो इस सेशन में क्वेश्चंस हैं वो स्टेट लेजिस्लेचर पे बेस्ड हैं। गवर्नर, लेजिस्लेटिव काउंसिल, मनी बिल, स्टेट लेजिस्लेचर, इस पे बेस्ड हैं। तो आप पहले इस टॉपिक को रिवाइज कर चुके हैं, उसी के बाद ही आप इसका बेनिफिट ले पाएंगे। स्टार्ट करते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स आर ऑफन क्रिटिसाइज्ड फॉर बीइंग अननेसेसरी एक्सपेंडिचर ऑन स्टेट एक्सचेकर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन हैज नो प्रोविजन व्हाटसोएवर रिगार्डिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द legislative councils. The representation component, that is different categories of representation in the legislative council, can be changed by the state legislature only. तो ये इसका की पार्ट है, can be changed by the state legislature only. Take 5 seconds and answer this question. अब देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है, ये गलत है या सही? देन उसके बाद तो डिफरेंट कैटेगरी ऑफ रिप्रेजेंटेशन जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में रहती है, जैसे कि 1/3 ऑफ द कम्युनिटी, 1/3 ऑफ द मेंबर्स वुड बी फ्रॉम टीचिंग कम्युनिटी, या 1/5 ऑफ द मेंबर्स, 1/6 ऑफ द मेंबर्स, 1/12, जो ये चीज़ें कही गई हैं, क्या वो स्टेट लेजिस्लेचर के थ्रू चेंज करी जा सकती हैं? तो इसका आंसर है, देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन तो है ही, राइट। तो इसका आंसर है डी, नन ऑफ द अबव, बिकॉज आर्टिकल 171 ये कहता है टोटल नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल शैल नॉट एक्सीड 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और कॉन्स्टिट्यूशन में लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स के ऊपर अपर कैप दे रखा है 500, राइट। तो 500 का 1/3, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात तो कही गई है ना, तो फिर ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। Now, representation component cannot be changed by the state legislature, right? तो representation component can be changed by the parliament only. तो दोनों statements incorrect हो गई, तो हमारा आंसर हो गया D, none of the above, right? Question number 2. Consider the following statements with reference to state legislature. Like राज्यसभा की तरह legislative councils are also permanent house. Legislative councils are also like a permanent house and cannot be dissolved by the governor, right? तो ongoing house है या नहीं legislative council, ये आपको बताना है। Power of abolition and creation of the legislative council is vested in the president of India. तो second statement, third, creation or abolition of state legislative councils is considered to be an amendment in the constitution and hence article 368 is applied. तो टेक 5 seconds, 10 seconds. जहां तक क्रिएशन, देखो,
परमानेंट हाउस है, ये स्टेटमेंट ठीक है, ठीक। पावर ऑफ एबोलिशन एंड क्रिएशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल इज वेस्टेड इन दी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, राइट। स्टेट लेजिस्लेचर को अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल बनानी है, जैसे अभी ममता बनर्जी ने वेस्ट बंगाल में 169 के तहत बनाया था, आर्टिकल 169 इसकी बात करता है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली एक प्रपोजल रेजोल्यूशन पास करेगी लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट करने का, और वो प्रेसिडेंट को फॉरवर्ड कर देंगी, राइट। लेकिन प्रेसिडेंट को ये पार्लियामेंट के थ्रू अप्रूव करवाना होगा, तो पावर एक्चुअल में पार्लियामेंट के पास है और पार्लियामेंट ही इसको डिसाइड करती है। अब सवाल ये आता है थर्ड में, गाइस ध्यान से समझना, कि क्या आर्टिकल 368 के अंडर इसे अमेंडमेंट माना जाएगा? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि ऐसा कोई भी बिल जो लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट करने के लिए लाया जाएगा उसको अमेंडमेंट माना जाएगा, ठीक है। लेकिन आर्टिकल 368 उस पर अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि उसमें सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो रेजोल्यूशन पास करेगी उसके बाद यूनियन पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा उसको सिंपल मेजॉरिटी से ही अप्रूव करेंगे। तो इसलिए इसको आर्टिकल 368 के परव्यू में एज एन अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 नहीं माना जाएगा, लेकिन अमेंडमेंट माना जाएगा। तो जब हम ये कहते हैं कि आर्टिकल 368 इज अप्लाइड, ये पार्ट गलत हो जाता है, अमेंडमेंट माना जाएगा। यहां तक ये स्टेटमेंट ठीक था, अगर ये स्टेटमेंट यहां तक होता तो ये ठीक होता, राइट। तो यहां पे समझाने का ऑब्जेक्टिव ये है कि कैसे आपको स्टेटमेंट को, यू हैव टू रीड दी स्टेटमेंट इन इट्स एंटायरिटी, स्टेटमेंट को आपको पूरा रीड करके निष्कर्ष निकालना है, कंक्लूजन निकालना है। नाउ consider the following statements with reference to legislative assembly of states, right। इस स्टेटमेंट को आपको ध्यान से पढ़ना होता है, क्योंकि कई बार लिखा होता है विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर नॉट करेक्ट, तो इसलिए आपको ध्यान से रिस्पेक्ट से इसको पढ़ना है, पहली ओपनिंग स्टेटमेंट को। स्टेटमेंट 1, अनलाइक लेजिस्लेटिव काउंसिल्स there is neither qualitative nor quantitative restriction on the strength of legislative assemblies। अब ये कहा जा रहा है लेजिस्लेटिव काउंसिल्स पे तो चलो लिमिट है, लेकिन क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव रिस्ट्रिक्शन लेजिस्लेटिव असेंबलीज पे नहीं है, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबलीज में कितना भी नंबर हो सकता है, 500 के बियॉन्ड भी हो सकता है। गलत है ना ये, तो फिर है ना, तो ये स्टेटमेंट अपने आप में ही गलत हो गया। गवर्नर ऑफ अ स्टेट नॉमिनेट्स 2 मेंबर्स फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी टू द स्टेट असेंबली एज पर द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 333। अब आप सभी को पता है कि इसमें रिसेंटली ये करंट अफेयर्स में 2-3 साल से चल रहा है ना, लास्ट 2-3 ईयर से। तो जैसा मैंने बताया कि स्टेटमेंट को करंट अफेयर्स के परव्यू को मद्देनजर आपको पढ़ना होगा, करंट अफेयर्स को ध्यान में रखते हुए। तो प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन। नाउ सॉल्यूशन है इसका डी, बोथ दी स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, राइट। देयर इज नो क्वालिटेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑन द स्ट्रेंथ एज द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली आर पॉपुलरली इलेक्टेड। क्वालिटी वाइज लेजिस्लेटिव असेंबली में कौन से मेंबर्स होंगे, 1/5 टीचर्स होंगे या फिर एंग्लो इंडियंस होंगे, ऐसा कोई अब नहीं रह गया, क्योंकि 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद ये जो 1 मेंबर नॉमिनेट करने का प्रोविजन था, आर्टिकल 331 में लोकसभा में प्रेसिडेंट 2 मेंबर्स नॉमिनेट करते थे, लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबलीज में गवर्नर को आर्टिकल 333 के तहत 1 मेंबर नॉमिनेट करने की ऑथराइजेशन थी, जो कि अब डिलीट कर दी गई है, ठीक है। तो एक तो डिलीशन के मद्देनजर ये स्टेटमेंट गलत हो गया, दूसरा जहां पे ये 2 कहता है, 2 मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वहां पे ये फैक्चुअली भी गलत ही था। मान लो कि करंट अफेयर्स में अगर चेंज नहीं भी हुआ होता, तो ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि हाँ लोकसभा वाली न्यूज हमने बहुत बार सुनी थी, लोकसभा में 2 दे रखा है, तो जनरल इंप्रेशन बन जाता है कि 2 मेंबर्स ही लेजिस्लेटिव असेंबलीज में भी होंगे। तो आपको इन चीजों का भी ध्यान रखना होता है, राइट। नाउ आर्टिकल 128 ये कहता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली की स्ट्रेंथ जो है 500 से ज्यादा नहीं हो सकती और 60 से कम नहीं हो सकती। हाउएवर छोटी स्टेट्स जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, उनमें से कुछ स्टेट्स को कुछ एग्जेम्पशंस दिए गए हैं उनकी छोटी पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए। देयर इज अ क्वालिटेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑन द टोटल नंबर ऑफ, quantitative restriction on the total number. Done. Question number 4, legislative councils are often subject to comparative discourse, यानी कि ज्यादातर लेजिस्लेटिव असेंबलीज का राज्यसभा की फंक्शनिंग से कंपेयर किया जाता है। इसके मद्देनजर consider the following statements. Assertion, Rajya Sabha and legislative councils both are not constitutionally empowered to vote on money bills, right।
voting on money bills. Unlike the case of Rajya Sabha, money bills are simply not sent to Legislative Council. ठीक है, तो assertion ये होता है कि जो statement assertion है उसका correct reasoning ये है या नहीं. तो statement A, both A and R are the is the true. Both A and R are true, and R is the correct explanation of A. Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. A is true, but R is false. A is false, but R is true. अगर इन दोनों में कनेक्शन है तो ये हो जाएगा, अगर इन दोनों में कनेक्शन नहीं है तो ये हो जाएगा. ठीक है, अगर दोनों में से कोई स्टेटमेंट गलत है तो ये सी और डी में से आप चूज कर सकते हो. आई गिव यू 5 seconds ऑफ साइलेंस. सो सी, अब यहां पे क्या है, राज्यसभा एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बोथ आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली एम्पावर्ड टू वोट, राइट. ये तो चलो ठीक है, लेकिन राज्यसभा के केस में मनी बिल को भेजा जाता है, लेकिन मनी बिल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भेजा ही नहीं जाता. ये तो गलत हो जाएगा ना. कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जो अपर हाउस है, नॉन पॉपुलरली इलेक्टेड हाउस है, उसका पैसे के मामले में कोई ज़्यादा लेना देना नहीं होगा. ठीक है, तो ठीक है ये तो कि दोनों वोट नहीं करेंगे, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल में मनी बिल नहीं भेजा जाता, ये कहना गलत हो जाएगा, है ना. ये कहना कि भाई मनी बिल भेजा जाता है, वोट नहीं करते, यहां तक तो ठीक है. ठीक है, लेकिन ये कहना कि राज्यसभा में मनी बिल भेजा जाता है, एक तो असर्शन रीजनिंग में कोई कोरिलेशन नहीं बैठा, नंबर 1. नंबर 2, फैक्चुअली भी ये गलत हो गया. तो अब हम कौन सा स्टेटमेंट चूज कर सकते हैं कन्वीनियंटली? सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन द टू स्टेटमेंट्स. Question number 5. Consider the following statements with reference to legislative process at state level. Governor cannot withhold its assent to a bill other than ordinary bill. Governor को क्या अनुमति नहीं है? Can the governor not withhold his assent to a money bill? क्या गवर्नर मनी बिल को गवर्नर के लिए साइन करना मैंडेटरी है? यहाँ पे मूट क्वेश्चन ये है. द गवर्नर कैन नॉट विदहोल्ड हिज सिग्नेचर्स ऑन अ बिल अदर देन ऑर्डिनरी बिल. यानी कि गवर्नर की वीटो पावर कौन से आर्टिकल में दी गई है, आप उसके बारे में भी बताओगे. आर्टिकल नंबर याद हो तो अच्छी बात है. देन सेकंड स्टेटमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर नीड्स प्रायर परमिशन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू लेजिस्लेट ऑन इश्यूज लिस्टेड अंडर कॉन्करेंट लिस्ट. अब यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए, आप पहले खुद से अपना एक व्यू डेवलप करो, उसके बाद आई विल आंसर. अब देखो गाइज, स्टेट लेजिस्लेचर को प्रायर परमिशन यूनियन गवर्नमेंट का, प्रेसिडेंट का लेना होता है उन केसेस में जिन केसेस में ऑलरेडी कॉन्करेंट मैटर पे यूनियन पार्लियामेंट ने कोई लॉ बना रखा है. एग्जाम्पल, मैं हमेशा अपनी क्लासेस में पॉलिटी की एग्जाम्पल देता हूँ. पोक्सो एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012. ठीक, अगर पहले से यूनियन लॉ बन रखा है तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा ने जब इसको रिवाइज किया और इसमें डेथ पेनल्टी दे दी 0 to 12 ईयर्स के बच्चों के लिए, अगर 0 to 12 ईयर्स के बच्चों के साथ कुछ भी ऐसा मॉलेस्टेशन या कोई क्राइम होता है तो उसके लिए डेथ पेनल्टी इन स्टेट्स ने, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा ने बढ़ते क्राइम को देखते हुए कर दिया था. तो इसके लिए प्रेसिडेंट को रिजर्व करना ऐसे बिल को जो पहले से यूनियन पार्लियामेंट ने कॉन्करेंट मैटर पे बना रखा है, गवर्नर के लिए ऐसे बिल को रिजर्व करना ज़रूरी हो जाता है. लेकिन अगर कोई लेजिस्लेटिव वैक्यूम है, यानी कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने पहले कोई बिल नहीं बनाया, कोई लॉ नहीं बनाया, तब प्रायर परमिशन की ज़रूरत नहीं होती. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आ जाती है. प्रायर परमिशन तो वैसे भी नहीं चाहिए, बिल पास करने के बाद गवर्नर को रिजर्व करना होता है, दैट्स इट. तो अब गवर्नर कैन नॉट विदहोल्ड इट्स सिग्नेचर, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि गवर्नर को मनी बिल को रिटर्न करने की अनुमति नहीं है. गवर्नर कैन रिजर्व द मनी बिल, गवर्नर कैन सेंड द मनी बिल टू द प्रेसिडेंट और ही कैन रिजर्व द मनी बिल फॉर द प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन ऑल्सो. तो दोनों स्टेटमेंट्स गलत हो गई, है ना. तो neither of these statements is correct. Governor can withhold his signatures on all kind of bills including money bills, but he cannot, institution of governor cannot return money bills. Hence the first statement is incorrect. Second statement गलत क्यों हो जाता है? क्योंकि प्रायर परमिशन नहीं चाहिए, लेकिन अगर कॉन्करेंट मैटर पे कोई बिल, कोई एक्ट पार्लियामेंट का ऑलरेडी बना है, उसको रिजर्व किया जाएगा. Question number 6. Consider the following statements with respect to ordinance making powers of the governor of a state.
ordinance making powers of the governor of a state are mere extension of ordinance making power of the president of state, and there is no independent power of the governor to bring about an ordinance. Second, governor cannot bring an ordinance if the ordinance has the provision which, if included in a bill, would require president's sanction. Governor cannot bring about an ordinance if the ordinance has the provisions जिनको अगर इंक्लूड कर लिया जाए तो प्रेसिडेंट की सैंक्शन, प्रेसिडेंट की अप्रूवल चाहिए होगी. गवर्नर ऐसी ऑर्डिनेंस नहीं ला सकते जो कि ऐसे मैटर्स पे हो जिन पे कि प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन चाहिए. ये सही है या गलत? सो इसका आंसर इज, करेक्ट स्टेटमेंट इज, देखो ये तो ठीक है कि हाँ गवर्नर की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है वो एक तो इंडिपेंडेंट दे रखी है, तो ये गलत हो गया. ठीक, गवर्नेंस की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर कहाँ दे रखी है? आर्टिकल 213. ये 123 है, इसको जंबल कर दो 213. सो अब गवर्नर ऐसा कोई बिल नहीं पास, ऑर्डिनेंस नहीं पास कर सकते जो कि हाई कोर्ट की पावर को एब्रोगेट करता हो, राइट? या फिर आर्टिकल 304 इंटरस्टेट ट्रेड. तो वो बिल्स जो गवर्नर जो इंटरस्टेट ट्रेड या भारत एज अ यूनियन ऑफ इंडिया के आइडिया को डिस्टर्ब कर सकते हैं, या जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को, हाई कोर्ट के पावर को दखल अंदाजी करने वाले जो बिल्स होंगे, ऑर्डिनेंसेज होंगी, उनके लिए गवर्नर को प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व करना मैंडेटरी है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन. इंटरस्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन, हाई पावर जो हाई टेंशन पावर लाइंस रहती हैं, वाटर प्रोजेक्ट्स हैं, कैनाल्स हैं, उन पे अगर कोई बिल लाया जाए तो गवर्नर को ये बिल, ऐसा बिल पानी के मुद्दे पे, जैसे पंजाब ने बिल पास किया कि हम हरियाणा को पानी नहीं देंगे इंटरस्टेट कैनाल से, तो ये जो चीज़ें हैं जो इंडिया एज अ भारत के आइडिया को, इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स के आइडिया को डिस्टर्ब करते हैं. आर्टिकल 1 इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स के आइडिया को डिस्टर्ब करने वाले चाहे बिल हों चाहे ऑर्डिनेंसेज हों, उनको प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करना जरूरी होगा. ठीक, तो यहां पे क्या निष्कर्ष निकला हमारा? स्टेटमेंट 2 इज राइट, स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग, क्योंकि गवर्नर की इंडिपेंडेंट ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर दे रखी है. प्रेसिडेंट के पास 4 ऑप्शंस होते हैं, साइन करना, ना करना, पॉकेट वीटो. गवर्नर के पास एक और पावर आ जाती है, चौथी, प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए बिल को रिजर्व करना. नाउ क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू मनी बिल्स इन द स्टेट लेजिस्लेटिव प्रोसेस. Similar to Union Parliament, money bills in the state legislature are also certified by the Speaker of the Legislative Assembly. Second statement, the money bill cannot be introduced by a private member. यहां पे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछा गया है. सो सॉल्यूशन इज सी, बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ये बिल्कुल ठीक है कि ये जो प्रोविजन है यूनियन पार्लियामेंट में मनी बिल जो है, स्पीकर का सर्टिफिकेट, जैसे यूनियन पार्लियामेंट में लोकसभा का सर्टिफिकेट चाहिए होता है, राइट? तो वैसे ही लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर का भी प्रायर सर्टिफिकेशन चाहिए होगा मनी बिल को, मनी बिल लेबल करने के लिए, राइट? सो ये हो गया. देन उसके बाद बिल इंट्रोड्यूस्ड बाय द मिनिस्टर ओनली, क्योंकि जो पैसे के मैटर्स हैं वो प्राइवेट मेंबर को नहीं दिए जा सकते. ठीक है, तो इंट्रोडक्शन ऑफ अ मनी बिल इज द सोल प्रेरोगेटिव ऑफ द मिनिस्ट्री, दैट इज गवर्नमेंट. उसकी जो लोअर हाउस में जो गवर्नमेंट है जिसने अपनी मेजॉरिटी प्रूव करी है लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट में 50% ऑफ द मेंबर्स प्लस 1, ठीक है, उन्हीं को ही ये राइट दिया गया है. प्राइवेट मेंबर्स को, ओपोजिशन के या रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी के एमएलएज या एमपीज को ये राइट नहीं दिया जाता. Now, question number 8. On which of the following types of bills or motions can the Legislative Council vote? Simple question. One word types. So, simple इसका आंसर है, अभी हम पीछे जो पढ़ते हुए भी आ रहे हैं, cumulative knowledge. Can the Legislative Council vote? Ordinary bills पे ही Legislative Council vote कर पाएगी. Money bills और no confidence motion, लोकसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली की पावर ज़्यादा हो जाती है. यूनियन पार्लियामेंट में लोकसभा, स्टेट पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में लेजिस्लेटिव असेंबली, राइट? सिंपल क्वेश्चन था ये. क्वेश्चन नंबर 9, कंसीडर द फॉलोइंग माफ कीजिएगा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू इलेक्टोरल फंक्शंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर. All the members of the Legislative Assembly are entitled to participate in the elections of the President of India. All the members, right?
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में। द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल आर नॉट एंटाइटल्ड टू वोट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट करते हैं या नहीं। मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा फ्रॉम ईच स्टेट आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एज वेल एज लेजिस्लेटिव काउंसिल कलेक्टिवली। अब यहाँ पे राज्यसभा के इलेक्शन का भी प्रोविजन बीच में पूछ लिया गया है। Members of the Rajya Sabha from each state are elected by the members of the Legislative Assembly as well as the Legislative Council of the state. So, the answer to this question is, देखो Legislative Council राज्यसभा के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती। यहाँ पे ऑल मेंबर्स दे रखा है, ठीक। आर्टिकल 331 के डिलीशन के बाद इलेक्टेड मेंबर्स ही बचे हैं लोकसभा में, नॉमिनेटेड मेंबर्स तो बचे ही नहीं। तो ऑल द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, आर्टिकल 333 की डिलीशन के बाद, 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद ऑल द मेंबर्स कहना सही होगा या गलत? सही होगा, ठीक। तो करंट अफेयर्स के मद्देनज़र स्टेटमेंट का नेचर, स्टेटमेंट का मीनिंग चेंज हो जाता है, ये आप समझना। तो अब ऑल द मेंबर्स कहना सही होगा, है ना, क्योंकि इलेक्टेड मेंबर्स ही बचे हैं। ओनली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, नॉट लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये तो गलत ही हो गया। तो स्टेटमेंट 1 को मैं अब सही मानूंगा, लेकिन सॉल्यूशन में सी दे रखा है, यानी कि 2 ओनली, क्योंकि स्टेटमेंट में ऑल द मेंबर्स तब से लिया गया है जब 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसने एंग्लो इंडियंस की रिजर्वेशन का जो नॉमिनेटेड मेंबर रहता है गवर्नर के द्वारा, उस प्रोविजन को डिलीट नहीं किया था। अब डिलीट कर दिया गया है, तो ऑल द मेंबर्स करेक्ट हो जाएगा। गॉट इट? तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? आप यहां पे देख रहे हो सॉल्यूशन डायनामिक हो जाएगा। 2 ओनली की बजाय जो स्टेटमेंट्स हैं यहां पे चेंज हो गई कि भाई मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल आर नॉट एंटाइटल्ड, ये भी ठीक है, और उसके साथ साथ A 1 and 2 इसका आंसर हो गया, राइट। Now, question number 10, last one. Consider the following statements with reference to the languages to be used in state legislature. State legislature में कौन सी लैंग्वेज यूज करी जाती है? आपको कंट्रोवर्सी बता देता हूँ करंट अफेयर्स में। बिहार के एक व्यक्ति थे, पर्सन थे, he got elected as MLA of Maharashtra. So instead of Marathi language in the state legislature of Maharashtra, he was taking oath in Hindi language. राइट, बिकॉज वो बिहार से थे तो उनकी हिंदी अच्छी थी, तो उनको शिवसेना के एक एमपी ने उठ के तमाचा मारा, राइट। तो ये चीज़ों से आपको क्या पता लगता है कि स्पीकर जो है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर कैन अलाउ अ मेंबर, एमएलए और एमपी, चाहे लोकसभा, चाहे लेजिस्लेटिव असेंबली, चाहे काउंसिल, चाहे राज्यसभा, टू एड्रेस द हाउस इन हिज और हर मदर टंग। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने हिंदी एज दी ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं कहा, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कहा है? हिंदी या कोई और लैंग्वेज भी चूज करी जा सकती है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी। अब इसमें एक कंट्रोवर्सी देखो 2014 की है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने क्या किया था कि हिंदी और इंग्लिश के अलावा उर्दू को अपनी थर्ड लैंग्वेज मान लिया था, ठीक। सुप्रीम कोर्ट ने उर्दू को, अपनी इंग्लिश को डिलीट कर दिया, उर्दू को सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज मान लिया था। तो यहाँ पे जब ये कहा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ डिक्लेयर्ड हिंदी एज दी ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, गलत हो जाता है। क्यों? स्टेट यदि चाहे तो कोई और लैंग्वेज ऐड कर सकती है। तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चंस पॉलिटी के, स्टैटिक करंट अफेयर्स से इंस्पायर्ड क्वेश्चंस। तो इसी तरह यूनियन पार्लियामेंट पे, गवर्नर पे, इमरजेंसी पे, सभी टॉपिक्स पे मैं एमसीक्यूज लेके आऊँगा। और हिस्ट्री के रिस्पेक्टिव टीचर, ज्योग्राफी के रिस्पेक्टिव टीचर्स फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल, जैसे 10 अप्रैल के ऑनवर्ड्स ये क्वेश्चंस अपलोड होने स्टार्ट हो जाएंगे इसी यूट्यूब चैनल पे। तो आप इसको जो है डेली अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग जो है डेली देख सकते हो। और इसी के साथ साथ ये इनका PDF आपको यहाँ पे मिल जाएगा हमारी वेबसाइट पे, और आगे के भी क्वेश्चन हैं जो मैं कल डील करूँगा, राइट। तो धीरे धीरे से आपके सभी टॉपिक्स इसमें रिवाइज करवा दिए जाएंगे JVs IAS के इस यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू गाइस, बाय बाय।